तो नेक्स्ट क्लास है हमारी पाकिस्तान अफेयर्स की। स्क्रीन भी शेयर हो गई। काइंडली बताएं मुझे। शेयर हो गई राफेल साहब स्क्रीन। ओके शफकत। तो यहाँ तक हमने दो इवेंट्स पढ़े थे। प्री पार्टीशन में पाकिस्तान अफेयर्स में जलियांवाला बाग ट्रेजेडी आपको कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझाया था, और रोलेट एक्ट। बट पेपर में आपने ये सिंपली इनका साल याद रखना है। आज जो कुछ डिस्कस करते हैं वो है मोंटगी चेमल्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इससे दो क्वेश्चंस आते हैं पाकिस्तान अफेयर्स में, वो दोनों ही बताता हूँ। इसका एक तो आपको ईयर पता हो कि ये कब आए थे रिफॉर्म्स। मोंटगी चेमल्सफोर्ड रिफॉर्म ये अंग्रेजों के नाम है। 1919 में, 1919 में ये रिफॉर्म्स आए थे। ठीक है, तो इसकी हिस्ट्री क्या थी कि इंडियाज ने सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, आपको ऊपर भी बताया जलियांवाला बाग में भी, कि सेल्फ गवर्नमेंट के लिए उन्होंने कोशिशें या मूवमेंट चलाना शुरू की थी। क्योंकि वर्ल्ड वार वन होती है 14 से 18 तक, 1914 से 18 तक, तो ब्रिटिश वहां बिजी था। तो यहाँ पे पीछे इंडियंस ने मूवमेंट्स चलाई थी, जिसमें ये जलियांवाला बाग ट्रेजेडी भी होती है, ये रोलेट एक्ट भी आता है। तो हिंदू मुस्लिम की भी यूनिटी हो चुकी थी। लखनऊ पैक्ट जो हमने 1916 में देखा था, वहां पे हिंदू मुस्लिम एक प्लेटफॉर्म पे आ चुके थे। इंडियंस पॉलिटिकली अवेयर हो चुके थे। तो इंडियंस क्या चाह रहे थे कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट दी जाए। तो अभी इनको ठंडा करने के लिए ब्रिटिश ने जो है ना लॉर्ड चैमल्सफोर्ड को गवर्नर जनरल बनाया था सब कॉन्टिनेंट का। ये जो नाम आपको नजर आ रहा है, तो वो मोंटेगी जो था ये सेक्रेटरी था इंडिया का। इन्होंने कहा कि हम आपको हर 10 साल बाद रिफॉर्म्स देंगे, आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आइन में कुछ रिफॉर्म्स देंगे, ताकि आपकी जो मुश्किलात हैं वो दूर हो जाए। क्योंकि उन्हें पता था कि ये मूवमेंट्स ज्यादा चलेंगी तो हमारी हुकूमत को ये, या हमारे रूल को ये गिरा सकते हैं। तो इसके साइलेंट फीचर्स वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं, ये ओवरऑल डिटेल्ड है। तो आपने यहाँ पे सिंपल चीज एक याद रखनी है कि क्या था यहाँ पे। जो चीज है ना वो थी डायरकी सिस्टम। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आता है पेपर में आता है कि डायरकी सिस्टम किस रिफॉर्म्स में दिए गए थे। ये वर्ड आपने याद रखना है। इसका क्या मतलब था? डबल रूल। डाय का मतलब है दो, डायरकी का मतलब था सिस्टम ऑफ डबल रूल, इन विच गवर्नमेंट पावर्स वर डिवाइडेड बिटवीन टू अथॉरिटीज इन प्रोविंसेस। यहाँ पे इन्होंने, अंग्रेजों ने कहा, क्या कहा था कि कुछ पावर्स इन्होंने प्रोविंसेस को दी थी। पहले क्या था, सूबों के पास पावर्स नहीं थे, सिर्फ सेंट्रल अथॉरिटी थी जो ब्रिटिश की, उनके पास पावर होते थे, वो जैसे ऑर्डर करते थे ऐसा हुक्म माना जाता था। तो ये जो मूवमेंट्स वगैरह चली, तो ये जो मोंटेकी चेमल्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए, इनमें ब्रिटिश ने कहा कि हम आपके सूबों को, प्रोविंसेस को एम्पावर करते हैं, कुछ पावर्स इनको देते हैं। ठीक है, तो इनमें कुछ फिर डिफरेंट थी। प्रोविंसेस को इन्होंने लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, इन पे कहा कि आप बजट्स वगैरह लेंगे, टैक्स वगैरह लेंगे, इन पे आप जो है ना असेंबलीज वगैरह चलाएंगे। अपने पास इन्होंने ये डिफेंस रखा था, फॉरेन अफेयर्स, कस्टम्स, रेलवे, कम्युनिकेशन, करेंसी, ये ब्रिटिश के पास था। ये कुछ पावर्स इन्होंने डिवाइड किए हुए थे। फिर इन्होंने डायर की सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करवाया। डायर की में ये था कि सूबों में जो पावर्स हैं वो डिफरेंट दो अथॉरिटीज में डिवाइड किए जाएंगे। यह इसकी स्ट्रक्चर भी दी गई है डायरकी में। सबसे पहले सेंट्रल सब्जेक्ट जो ब्रिटिश के पास थे, दूसरे प्रोविंसेस के पास थे जो सब्जेक्ट, जिसमें एग्रीकल्चर, हेल्थ और इरिगेशन वगैरह ये सूबों को इन्होंने दिए कि आप इन पे काम करेंगे, या लोकल गवर्नमेंट। फिर प्रोविंसेस में भी इन्होंने दो कंडीशंस रखी थी, जिसको डायरकी कहा जाता है, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट एंड रिजर्व्ड सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट वो थे जो इलेक्टेड मिनिस्ट्रीज लेके आएंगे प्रोविंशियल असेंबलीज में, जो इलेक्ट करके आएंगे लोगों से, वो रिजर्व सब्जेक्ट्स। और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स जो होंगे वो सिविल सर्वेंट जो होंगे, ब्यूरोक्रेट जो होंगे, वो मैनेज करेंगे। तो इनकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपने ये वर्ड याद रखना है, डायर की। क्वेश्चन ये अभी रिसेंटली भी पाकिस्तान अफेयर में एसपीएससी ने निकाला कि डायर की सिस्टम कौन से रिफॉर्म्स में इंट्रोड्यूस करवाया गया। क्योंकि एक तो हमने पढ़ा हुआ है ना मोंटेगी चैमल्सफोर्ड रिफॉर्म्स, मिंटो मोरले रिफॉर्म्स भी हमने पढ़ा था, क्योंकि ये कंफ्यूज आपको कर सकते हैं। तो आपने ये चैमल्सफोर्ड रिफॉर्म्स याद रखने हैं। मोंटेगी चैमल्सफोर्ड जो 1919 में आए थे, इसमें डायर की सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसमें सिंपली आपने याद रखना है, ये डिटेल में तो नहीं पूछेगा एमसीक्यूज में,
बट आपको पता हो कि सूबों में भी इन्होंने दो अथॉरिटीज में पावर डिस्ट्रीब्यूट किए थे, इसको डायरकी कहा जाता है। कुछ पावर्स ब्यूरोक्रेट को दिए थे, कुछ पावर्स जो इलेक्टेड मेंबर्स थे या मिनिस्टर्स थे उनको दिए थे, सूबों में भी। ठीक है, तो ये डायरकी सिस्टम था। और ये बस आपने याद रखना है कि ये किस में हुआ था, मॉन्टगी चेमल्सफोर्ड रिफॉर्म्स में। फिर होती है खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट 1919 से 1924 तक चलती है। यह क्वेश्चन भी आता है कि खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट की गई 1919 में, और कब खत्म हुई 1924 में। ये दोनों क्वेश्चन आते हैं खिलाफत मूवमेंट से। ये अब इसकी बैकग्राउंड भी आपको बताता हूँ। अभी क्या था, वर्ल्ड वार वन में ओटमन एम्पायर जो था वो डिसाइडेड टू साइड विथ जर्मनी अगेंस्ट एलीज पावर ब्रिटेन फ्रांस इटली। ओटमन एम्पायर ये तुर्की जो है वहां पे ये मौजूद था। ओटमन एम्पायर या जिसको सुल्तनत ओस्मानिया कहा जाता है, इसने क्या किया, इसने जर्मनी की साइड ली थी वर्ल्ड वार वन में। ठीक है, जर्मनी की साइड ली थी ओटमन एम्पायर ने। तो क्या होता है कि जर्मनी अभी ब्रिटेन के खिलाफ जंग लड़ रहा था, फ्रांस इटली के खिलाफ। तो जंग कौन जीता था, ब्रिटेन फ्रांस इटली ये जंग जीत चुके थे। तो इन्होंने कहा कि अभी हम ओटमन एम्पायर को, सुल्तनत उस्मानिया को खत्म करेंगे। मुस्लिम्स इमोशनली अटैच थे, ओटमन एम्पायर थे, क्योंकि वहां पे इस्लामिक खिलाफत सिस्टम था। ठीक है, तो उन्हें खौफ था कि अभी ब्रिटिश जंग जीत चुका है। पहले जमाने में ऐसे होता था कि जो जंग जिससे जीतता था वो उसकी बाउंड्रीज को, उस पे सैंक्शंस ये चीजें लगाता था, क्योंकि वो पावरफुल हो जाता था। तो उन्हें मुस्लिम्स को यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में डर था कि अभी ब्रिटिश जो है वो ओटमन एम्पायर को तकलीफ पहुंचाएगा, क्योंकि वो इमोशनली एज अ मुस्लिम सुल्तनत ओस्मानिया से कनेक्टेड थे। Indian Muslims were given assurance by British that Ottoman Empire would not be abolished and its sovereignty will be protected। ब्रिटिश ने इनको जो है ना क्या कहते हैं, ऐसे हाथ रखा मुस्लिम्स के ऊपर कि आप परेशान ना हो, हम ओटमन एम्पायर को कुछ भी नहीं करेंगे। आप जो है ना खामखा परेशान ना हो। ये ब्रिटिश ने उनको जो है ना थोड़ा बहुत वो किया था, पेसिफाई किया था। In order to record their demands, about 15,000 Muslims gathered in Bombay in March 1919, where a committee was formed named All India Khilafat Committee. Later, its branches were be opened in all over the subcontinent। ये इन्होंने एक कमेटी बनाई थी। इनका ये एम था कि हम वहाँ पे जो सुल्तनत ओस्मानिया है या ओटमन एम्पायर है उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसको ब्रिटिश को नहीं फोर्स करेंगे कि उसको तकलीफ ना पहुंचाए। अभी इनके मसले हल नहीं हुए हैं अभी तक, अपने आज़ादी नहीं मिली है, और इनको तुर्की का इशू था, ओटमन एम्पायर का बड़ा वो डर था। ये उनके ऑब्जेक्टिव्स थे कि पार्टिसिपेट नहीं करेगा ब्रिटिश वर्ल्ड वार वन सेलिब्रेट में, मुस्लिम्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि ब्रिटिश जीत चुका था। और जो है ना, मुस्लिम्स शुड स्टार्ट नॉन कोऑपरेशन स्टांस इफ तुर्की वाज ट्रीटेड अनजस्टली। तुर्की को अगर कोई भी खरोच आई तो मुस्लिम्स कोऑपरेट नहीं करेंगे ब्रिटिश के साथ। और जो है ना एक डेलीगेशन बनाएंगे जो ब्रिटिश के साथ मिलेगी। तो ये खिलाफत मूवमेंट्स के कुछ ऑब्जेक्टिव्स वगैरह थे। इनकी कुछ डिमांड थी कि सुल्तान ऑफ तुर्की एंड खिलाफत शुड बी केप्ट एट द सेम पोजीशन। जो तुर्की का सुल्तान है वहां पे ओटमन एम्पायर का, और जो खलीफा है वो सेम पोजीशन पे रहेगा। होली प्लेसेस को प्रोटेक्ट किया जाएगा, और सब कॉन्टिनेंट में भी इंडिपेंडेंस दी जाएगी। बात देखें, खिलाफत की बात कर रहे हैं, फिर उसमें अपनी भी बात कर रहे हैं। Eventually, British did not pay any heed to the demands of the Indians and signed the treaty named Treaty of Sevres। कल एक जीके के क्वेश्चन में आपको बताया था ना, ट्रीटी ऑफ सेवरेस की गई थी 1920 में। According to the treaty, Turkey was divided and Sultan's authority was curtailed as the result of Ottoman Empire came into end। तो इस ट्रीटी के मुताबिक क्या किया गया कि सुल्तान की अथॉरिटी को खत्म किया गया, ओटमन एम्पायर को खत्म किया गया सुल्तनत ओस्मानिया के। ये ब्रिटिश ने ट्रीटी साइन करवाई थी। फिर इन्होंने मुस्लिम्स ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाई थी 1920 में। इसको फिर नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये खिलाफत मूवमेंट थी। अभी इन्होंने ओटमन एम्पायर को खत्म किया है। तो इनके जो ऑब्जेक्टिव्स थे आपको बताया कि इन्होंने कहा कि हम अगर कुछ भी तुर्की के साथ अनजस्टिस किया गया तो हम नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट चलाएंगे। तो अभी आप देखेंगे, फिर नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाते हैं। कायदे आजम ने इसकी शदीद मजम्मत की थी। कायदे आजम ने इनको कहा था कि आप अपने मसाइल्स पे हल दें, आपका क्या काम कि आप तुर्की के मसाइल्स पे जो है ना फोकस करते हैं, कि ब्रिटिश यहाँ पे एक वो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक ये वन लाइनर्स कुछ करते हैं, 5 मिनट है, ताकि कुछ एमसीक्यूज भी हमारे हो जाएं। ये सब कॉन्टिनेंट की हमारी हिस्ट्री की कुछ क्लास थी।
तो यहां तक हमने किया था। फर्स्ट गवर्नर सिंध का गुलाम हुसैन हिदायतुल्ला, और फर्स्ट सीएम कौन है सिंध का, कौन था, अयूब खोड़ो साहब। ये दोनों क्वेश्चन आपके वीओ में भी आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, काफी दफा एसपीएससी के पेपर्स में आया है ये, कि पाकिस्तान का पहला चीफ जस्टिस कौन सा था, सर अब्दुल रशीद साहब। ठीक है, सर अब्दुल रशीद साहब जो थे पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस थे, ये आपने याद रखना है। और अभी कौन है, यहिया आफरीदी चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, यहिया आफरीदी। पहला जो रेडियो स्टेशन है ये कब इस्टेब्लिश किया गया, कहाँ पे, कराची में किया गया, ये आपने याद रखना है। पहला रेडियो स्टेशन पाकिस्तान में कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया, कराची में। पहला टीवी स्टेशन, टेलीविजन का, कहाँ पे सेटअप करवाया गया, लाहौर में। और फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सेनेट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। चेयरमैन ऑफ सेनेट पहले कौन से थे, हबीबुल्ला खान। कल नेक्स्ट प्रीवियस वीक में हमने पढ़ा था ना कि चेयरमैन सेनेट का अभी करंटली यूसुफ रजा गीलानी है। तो पहले चेयरमैन कौन थे सेनेट के, हबीबुल्ला खान। ये आपने फर्स्ट वाले जरूर याद रखने हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली जो बैराज बनाई गई थी पाकिस्तान में, वो सक्कर बैराज, आप सबको पता होगा। लार्जेस्ट फोर्ट पाकिस्तान में कौन सा है, किला, वो है रानी कोट। रानी कोट ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट फोर्ट है पाकिस्तान में। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफी दफा आता है। हु मेड द ऑफिशियल विजिट टू पाकिस्तान, पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट जो पाकिस्तान आए थे इंडिपेंडेंस के बाद, उसका नाम था डेविड डी ईजनवर। ठीक है, डेविड डी ईजनवर, बस आप सिंपली याद रखें। ये यूएसए के प्रेसिडेंट थे, ये 1950s की बात है, जो पाकिस्तान विजिट पे आए थे ऑफिशियली। लार्जेस्ट जो डैम है पाकिस्तान में, वो है टर्बीला डैम। तरबीला डैम जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम है। डिजर्ट सबसे बड़ा कौन सा है, थर डिजर्ट। इंडस्ट्री सबसे बड़ी पाकिस्तान की कौन सी है, टेक्सटाइल। लार्जेस्ट लेक पाकिस्तान में झील कौन सी है, नेचुरल फ्रेश वाटर, वो है मंचर लेक। जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में आती है मंचर लेक। फर्स्ट सेंसस जो हुई थी पाकिस्तान में, ये पहले भी शायद आपको बताया है, पॉपुलेशन की गिनती, वो 1951 में हुई थी। तब पाकिस्तान की पॉपुलेशन थी 33 मिलियन। 33 मिलियन, और अभी कितनी है, 245 मिलियन। कितना हमने इंक्रीज किया है पॉपुलेशन को। तो पहली आदमशुमारी 1951 में होती है। ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर रिवाइज करते हैं। पाकिस्तान में दो लोगों को नोबेल प्राइज मिल चुका है। ठीक है, नोबेल प्राइज मलाला यूसुफजई को मिला था 2014 में, पीस में, पीस कैटेगरी में। और डॉक्टर अब्दुल सलाम को मिला था 1979 में, फिजिक्स के उसमें कैटेगरी में। पाकिस्तान में दो लोगों को अभी तक नोबेल प्राइज मिल चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। द ओनली कंट्री टू अपोज पाकिस्तान एंट्रेंस इन यूएनओ 1947, पाकिस्तान ने जब यूएनओ में अप्लाई किया था, क्योंकि जो कंट्री इंडिपेंडेंस या सोवरेनियन बनता है वो यूएनओ में अप्लाई करता है। अगर यूएनओ में 60% से ज्यादा लोग वोट करते हैं तो वो कंट्री को डिक्लेयर किया जाता है। तो पाकिस्तान को तो 60 से प्लस लोगों ने वोट किया था, बट एक कंट्री ने अपोज भी किया था, वो था हमारा पड़ोसी अफगानिस्तान। ये क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान की इंटरेंस में किसने अपोज किया था पाकिस्तान को आजादी के बाद, अफगानिस्तान ने। ठीक है, बाकी ये द वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये तो हम शुरू वाली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, T57 में ये लगी थी। ये ओवरऑल डिटेल में आपको पढ़ा है, यहाँ पे भी डिटेल में लिखी हुई है। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड ये स्कूल बनाया था सर सैयद अहमद खान ने, ये भी आपको बताया हुआ 1875 में। अगर स्कूल का पूछे, एमओ स्कूल बनाया गया था 1875 में। ठीक है, फिर इसको कॉलेज में कन्वर्ट किया गया था 1877 में। फिर इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था 1920 में। यह मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, स्कूल, कॉलेज फिर यूनिवर्सिटी बना था। यह सर सैयद अहमद खान जो अलीगढ़ मूवमेंट थी, ये इस पे मुबनी थी।
पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये अभी वही रिवाइज हो रही हैं चीजें। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुई थी। शिमला डेपुटेशन 1906 में होता है। फिर मुस्लिम लीग ढाका में बनती है 30 दिसंबर 1906 को। ये डिटेल में तो आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, इसलिए ऊपर ऊपर से बताता हूँ। लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था। तो यहाँ तक करते हैं, लेस देन 1 मिनट है, क्लास भी हमारी खत्म होने वाली है।